एक गंगाराम नाम का व्यक्ति था। उसके पास दो गाय थी और वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचने का काम किया करता था। अरे रुको गंगाराम भाई, आओ जरा, 1 लीटर दूध दे दो जल्दी से। जी अभी देता हूँ। गंगाराम उस आदमी को दूध दे देता है। आपका दूध तो एकदम स्वादिष्ट और बिना मिलावट का होता है। वहीं देख लीजिए, संजीव को दूध कम और पानी ज्यादा बेचता है। क्या सच में? ना बाबा ना, मैं तो कभी ऐसा ना करूं। इतना कहकर गंगाराम वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे याद आता है कि आज घर पर लकड़ी नहीं है। अरे याद आया, आज तो घर पर बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बची। सीता ने कहा था लकड़ी काट कर जंगल से लेते आना। अभी जाता हूँ और लकड़ी काट कर लाता हूँ। गंगाराम अपनी साइकिल के साथ जंगल आता है और लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। चलो अब घर चलता हूँ। गंगाराम साइकिल के पीछे लकड़ियाँ बांध लेता है और वापस घर आने लगता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुर खा रहा था। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी देखता हूँ। गंगाराम देखता है संजीव जंगल में आकर अपनी दूध में मिलावट कर रहा है। अरे ये तो संजीव है। यहाँ क्या कर रहा है? गंगाराम संजीव के पास जाता है। संजीव गंगाराम को देखकर डर जाता है। गंगाराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ 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 यहाँ से। संजीव, ये तुम गलत कर रहे हो। अपने ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचने का सोच रहे हो। अरे ये एक दिन की बात नहीं है, ये मेरा हर रोज का काम है। ज्यादा पैसा कमाना है तो ये सब करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। तुम जाओ और शुद्ध शुद्ध सामान बेचो। मैं तो ऐसे ही मिलावटी चीजें बेचूंगा। गंगाराम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गंगाराम के दिमाग में संजीव की बातें ही घूम रही थी। अगले दिन गंगाराम गाय से दूध निकालने आता है, मगर आज गंगाराम की गायों ने आम दिनों से कम दूध दिया था। अरे आज तो दूध कम हो गया। अब क्या करूं? ग्राहक तो बहुत ज्यादा आते हैं। कम दूध होने की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वो कुछ तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे संजीव की बातें याद आती है। एक काम करता हूँ, बस आज एक दिन दूध में मिलावट कर देता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल से फिर पहले जैसा ही दूध बेचा करूँगा। यही सोचकर गंगाराम दूध में मिलावट करके दूध का मात्रा बढ़ा देता है और दूध बेचने निकल पड़ता है। सभी गंगाराम के पास आकर दूध ले जाते हैं। वाह, पूरा दूध बिक गया और जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या खूब तरकीब है। अगले दिन गंगाराम की गायों ने पहले जैसा ही दूध दिया, मगर आज भी गंगाराम के मन में लालच आ जाता है। अगर थोड़ा सा मिलावट कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और ज्यादा दूध बिकेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। यही सोचकर गंगाराम और भी ज्यादा लालच करने लगता है और संजीव की तरह ही अपने दूध में भी मिलावट शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद सभी गंगाराम से शिकायत करने लगते हैं। गंगाराम, आजकल आपके दूध में भी वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। पहले बच्चे झट से दूध पी लेते थे, मगर अब तो कहते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। चाय बनाओ तब भी पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, आजकल गाय थोड़ी बीमार चल रही है, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप चिंता ना करें, कुछ समय बाद दूध बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा। जी वही सही रहेगा। लगातार कई ग्राहकों से ऐसी ही बात सुनकर गंगाराम सोचता है, इस तरह कहीं मेरे ग्राहक कम ना हो जाए। क्या करूं? गंगाराम थोड़ा और सोचता है। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं जाने वाला। वैसे भी किसी को संजीव पर विश्वास नहीं है और संजीव के अलावा यहाँ कोई और दूध नहीं बेचता है, तो सभी मुझसे ही दूध लेने आएंगे। गंगाराम दूध में मिलावट करना नहीं छोड़ता है। तभी गांव में मिंटू नाम का एक आदमी कुछ गाय खरीद लेता है और दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। मिंटू बिल्कुल शुद्ध दूध दिया करता था। बिना मिलावट का सभी लोग मिंटू के पास से ही दूध लेने लगते हैं, क्योंकि गंगाराम के दूध में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था। ये देख गंगाराम को बहुत जलन होती है। अरे ये अचानक मिंटू
दूध बेचना क्यों शुरू कर दिया? उसकी वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया। कोई भी मुझसे दूध लेने नहीं आता, सभी उसी के पास जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गंगाराम संजीव के पास जाता है। देख रहे हो संजीव भाई, मिंटू ने क्या किया? हम दोनों का धंधा उसने बंद करवा दिया है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसके दूध में भी मिलावट कर दें, जिससे उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। मगर वो कैसे? जब वो दूध निकाल कर जाएगा, तब हम जाकर उसके दूध में पानी मिला देंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। संजीव और गंगाराम दोनों मिंटू के घर के आसपास घूमने लगते हैं। जैसे ही मिंटू दूध निकालकर घर के अंदर जाता है, वैसे ही गंगाराम और संजीव वहां आकर दूध में पानी मिलाकर भाग जाते हैं। अब मजा आएगा। हर रोज दोनों यही करने लगते हैं। सभी मिंटू से भी दूध की शिकायत करने लगते हैं। मैं तो कभी भी मिलावट नहीं करता, फिर मेरे दूध मिलावटी दूध कैसे हो सकती हैं? मिंटू सोच में पड़ जाता है और फिर अचानक एक दिन गंगाराम और संजीव को उसके दूध में पानी मिलाते देख लेता है। अच्छा, तो ये इन दोनों का काम है। इन दोनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन मिंटू गांव वालों को ये बताता है और दोनों को सबके सामने रंगे हाथों पकड़वाने का सोचता है। जैसे ही गंगाराम और संजीव दूध में मिलावट करने आते हैं, मिंटू सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देख गंगाराम और संजीव बहुत डर जाते हैं। गांव वाले दोनों की बहुत पिटाई करते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ आज तक कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसीलिए हमें तुमसे जलन होने लगी थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। अरे देखो भाइयों, इन दोनों से कोई भी दूध मत लेना। अब से हम सिर्फ मिंटू से ही दूध लेंगे। अपनी लालच की वजह से गंगाराम अपना धंधा बंद करवा लेता है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। एक गांव में भोली और भूरी नाम की दो फल बेचने वाली रहती थी। दोनों हमेशा साथ रहती थी और एक दूसरे की मदद भी करती थी। चलो चलो जल्दी करो, फल बेचने नहीं जाना? हाँ हाँ, आ रही हूँ। भूरी, आज देर लगा दी, बाजार में फल नहीं बेचने? अरे बेचने हैं। आज मेरे मामा जी कई सालों बाद मेरे घर आए हैं। वो मुझे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं। पर क्या भूरी, तुम काफी सालों से यही फल बेच रही हो। कुछ दिन अपने मामा के साथ बाहर जाओ, थोड़ा घूम लो, फिर बाकी जिंदगी फल ही तो बेचने हैं। जाना तो है, पर मामा जी आज ही जाने की बात कर रहे हैं और आज ही निकल गई तो मेरे फलों को कौन बेचेगा? मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। बस इतनी सी बात, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फलों के साथ साथ तुम्हारे फल भी बेच दूंगी और फिर जब सारे फल बिक जाएंगे तो मैं तुम्हारी टोकरी तुम्हारे घर पर रख दूंगी। ऐसे फलों का भी नुकसान नहीं होगा और तुम भी आराम से अपने मामा के साथ जा सकती हो। सच में भोली, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। ये लो फलों की टोकरी, कोशिश करना कि तुम इसे अच्छे दाम में बेच सको। आखिर वापस आकर मुझे अपने मकान का किराया जो भरना है। भोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दिला दूंगी। भोली की बात सुनकर भूरी खुशी खुशी अपने मामा जी के साथ घूमने निकल गई। भूरी के जाने के बाद भोली अपनी पड़ोसन रुक्कू के साथ मिलकर फल बेचने निकल पड़ी। रुक्कू बड़ी ही चालाक थी। वो चाप गांव से निकल गई। कुछ दिन बाद जब भूरी वापस आई तो उसने भोली को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। तब उसने रुक्कू से भी पूछा, पर रुक्कू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पैसा ना होने के कारण भूरी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा और वो जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे सो गई। तब उसने देखा
पेड़ पर एक छोटी सी टोकरी पड़ी है। टोकरी को देखकर भूरी ने सोचा, ये छोटी सी टोकरी मेरे बड़े काम आ सकती है। मैं इसी जंगल से कुछ फल ले जाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। फिर जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगी। भूरी ने जंगल से कुछ फल तोड़े और बाजार की ओर चल दी। बाजार जाकर उसने जैसे ही अपने फल बेचने शुरू किए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और देखते ही देखते उसके सारे फल खत्म हो गए थे। वाह, मेरी टोकरी तो खाली हो गई। काश कुछ और फल होते तो मैं थोड़े और पैसे बना लेती। फिर मेरे सर पर एक बार फिर छत होगी। भूरी ने जैसे ही मन में ये सोचा तो उसकी टोकरी फिर से फलों से भर गई। भूरी ये सब देखकर हैरान हो गई और उसने खुशी खुशी अपने फल बेचने शुरू कर दिए। ये फल भी जल्द ही बिक गए और टोकरी से भर गई। अब मेरी टोकरी 3 बार भर गई है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए और अब मैं कल फिर से थोड़े फल बेचूंगी। भूरी हर रोज फल बेचती और पैसे बचाकर उनसे अपने लिए एक बड़ा घर खरीदा, पर वो हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देती थी। एक दिन वो गरीबों को खाना बांट रही थी तो उसने देखा कि भोली भी वहाँ खड़ी है। भूरी को देखकर भोली ने अपनी नजर झुका ली और शर्मा कर वहाँ से निकलने लगी। तब, अरे भोली, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। भूरी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, पर देखो आज मेरी भी रोजी रोटी मुझसे छीन ली गई। पर क्या हुआ? भोली ने भूरी को सारी कहानी बताई। पहले तो भूरी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर वो शांत हो गई। भोली, जो तुमने किया वो गलत तो है, पर अंत भला तो सब भला। अब तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ जादुई टोकरी से फल बेचो। आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपनी दोस्त चमन के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ 2 और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है। कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं। इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे। चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए। माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक
आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ। क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा। कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।